नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हमारा चैनल में एक नया जर्नी होगा और वही जर्नी से हम देखेंगे हमारे साथ जुड़े हैं मेरा एक दोस्त है, फ्रेंड है और मेरे का स्टूडेंट भी है और हमारे स्टूडियो के एक अतिथि है जो उड़ीसा का ऑन डेवलपमेंट एरिया नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कलाहांडी का पास है, इसमें सिनापल्ली ब्लॉक में एक छोटा सा गांव कोदोबेड़ा गांव से बिलोंग किया है एक स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा था। गवर्नमेंट स्कूल में भी इसका जर्नी टोटल था और इसके बाद कैसे ये नीट क्लियर करके एमबीबीएस तक पहुंचा है, वही जर्नी के बारे में पूरा जानेंगे, पूरा शुरू से। तो कैसा था वो जर्नी और कहाँ से देखा था स्वप्न, ये सब कुछ वही वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो सुनते हैं हमारा जो स्टूडेंट जो इतना बड़ा सपना देख के इसको साकार किया है और 2025 नीट एग्जाम में 2141 रैंक लाया है। नाम है सितांशु शेखर नायक से हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर, नमस्ते। आपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाया और आज इस प्लेटफॉर्म में मैं अपना जर्नी शेयर करना चाहता हूँ, जिससे अगर फ्यूचर में कोई एस्पायरेंट्स आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा हेल्प हो सके। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नीट के लिए सपना देखते हैं, लेकिन ऐसे सोचते हैं हमको किधर जाना पड़ेगा, लेकिन आप इसको सब कुछ राउंड प्रूव करके दिखा दिए हैं। हम एक कमरा के अंदर हम सपने को हासिल कर सकते हैं। यस सर, मैं जो एरिया में रहता हूँ तो यहाँ पे एक परसेप्शन है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग से ही क्लियर हो सकता है और ऑनलाइन में बोलते हैं कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा कभी भी, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है ऑनलाइन। सो मेरे इस सक्सेस से ये रॉन्ग प्रूफ हुआ है। मेरा पूरा जर्नी ऑनलाइन से ही है, मैं ऑफलाइन कोचिंग में मतलब आज तक नहीं गया और स्कूल भी मैं कोई बाहर भी नहीं, अपने ही एरिया में स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल ओईपी टिमनपुर, वहीं से पढ़ा हूँ और इस साल नीट में 591 स्कोर करके ऑल इंडिया रैंक 2141। तो ये नीट एग्जाम का बारे में आपके माइंड में कब आया है? नीट एग्ज़ाम के बारे में क्लास 9 से ही मुझे पता चला कि नीट करके कोई एग्ज़ाम है और इसका बहुत क्रेज़ है। उस टाइम पे भी अराउंड 15 to 17 लाख स्टूडेंट पर ईयर बैठते थे, तो मुझे था कि हाँ ये एग्ज़ाम है एक और उसे क्लियर करके लोग डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। और मेरे पापा ने मुझे बताया कि ये ऐसा एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा कि हाँ ये एग्ज़ाम मैं अटैम्प्ट करूँगा और वहीं से मुझे पता चला और मैं वहीं से ही एवर। कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल 9th में पढ़ रहा है, इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट साइंस पे है, मैथ पे भी अच्छा हो रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट 70 से 80 के आसपास आ जाता है और ये सोचता है जो नीट क्लियर करते हैं वो 90 से ज्यादा परसेंट लाने वाला बच्चे होते हैं, वो ही प्रेशर से वो सपना देखता है और इसको भूल जाता है। इसके बारे में आप क्या बोलोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब ज़्यादा लेन देन नहीं है स्कूल के मतलब परसेंटेज से। अगर आपके 80% है और किसी के 90% है, ये आंसर नहीं करता कि वो 90% वाला सिलेक्ट हो जाएगा और आप नहीं होंगे। ये टोटली ये इस पे बेस्ट है कि आप मेहनत कितना करते हैं, कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से पढ़ते हैं और कितना डिसिप्लिन में रहते हैं। और एक दो मतलब एग्ज़ाम जैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला स्कूल के एग्ज़ाम से, मतलब उतना कुछ कह नहीं सकते। अगर आप अपने करिकुलम में अच्छे से पढ़ रहे हैं जितना सिलेबस में है, तो हाँ आप श्योरली आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे। कोई भी एग्जाम है, आप इसको चाहो तो क्लियर कर सकते हो जब तक आपके अंदर 100% एफर्ट देने के लिए जुनून है। तो जब भी आप 9th का रिजल्ट कोई बच्चा का अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि हम देखते हैं जो सिलेबस है 6 से 10 तक, शायद 9th में थोड़ा टफ लगता है बच्चों को। क्यों टफ लगता है और क्यों मतलब थोड़ा चैलेंजिंग होता है? 9th हर बच्चे को मतलब टफ लगता है। इसका एक रीज़न ये है कि जब तक 8 क्लास तक एक जो सिलेबस चलता आ रहा होता है तो थोड़ा सा वो हैवी नहीं होता उतना, लेकिन 9th में इंट्रोड्यूस होता है मोशन, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटी, तो ऐसा ये सब एक साथ आ जाता है तो स्टूडेंट के लिए वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है समझना। तो इसीलिए हर स्टूडेंट मतलब 9th में थोड़ा सा डरते हैं करिकुलम से। लेकिन जैसे जैसे आप अडाप्ट कर जाओगे धीरे धीरे, जैसे शुरू हुआ करिकुलम ना, तो धीरे धीरे आप वो यूज टू हो जाएगा उसके मतलब,
और बाद में आपको उतना हैवी नहीं लगेगा। मतलब 9th के आपका थोड़ा चैलेंज नहीं लगेगा, लेकिन आप हम्म। जब इसको हैबिट बना देंगे, ये चैलेंज को हम मुकाबला कर सकते हैं, तबे जाके तुमको 10th थोड़ा इजी लगेगा। यस। और 10th को बच्चे का इजी सिलेबस है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड का थोड़ा प्रेशर रहता है बच्चे के ऊपर। तो ये इसके बारे में आप क्या बोलोगे, कैसे बच्चे को 10th के लिए पढ़ाई करना चाहिए? क्या 10th का रिजल्ट नीट के साथ कुछ कनेक्शन है? 10th का जैसे सर ने कहा कि हाँ सिलेबस तो थोड़ा सा इजी है 9 से, लेकिन उसमें 10th में जब एक स्टूडेंट आता है तब सारे पेरेंट्स बोलने लगते हैं, सारे रिलेटिव्स बोलने लगते हैं कि 10th में आ गया अब तो ये जिंदगी का बहुत बड़ा स्टेप है। ऐसा बहुत मतलब हाइप क्रिएट कर देते हैं एग्जाम का। नहीं, एक्चुअली क्या 10th है कि सच में इतना बड़ा स्टेप है? देखा जाए तो करियर के हिसाब से उतना नहीं है, लेकिन जो आगे आपका जर्नी रहने वाला है कि आप 10th का एग्जाम अगर आपका अच्छा हुआ है तो वो आपको मोटिवेट करेगा कि आगे के लिए मतलब एक छोटा सा सक्सेस आपको बड़ा मंजिल हाँ, तक ये पहुंचाने के लिए कॉन्फिडेंस देगा। ये जैसे आपको मान सकते हैं कि रॉकेट का जो बूस्ट नहीं होता वो ऐसा है कि इससे आपको आगे मतलब आगे के चलने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और इससे भी एक्चुअली होता है, जब भी आप 10th के रिजल्ट अच्छा होगा, ये आपका 10th साल का जो पढ़ाई का जर्नी एक सर्टिफिकेट में आ जाएगा। जो 10th का रिजल्ट बच्चे का ऐसे गया है, तो इसका दिमाग ऐसा ही, इसका इतना मेहनत कर पाएगा और इसके हिसाब से इसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल +2 के लिए अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा दोस्त मिलेगा, और यहाँ से ये मंजिल का पहुंचने के लिए और ज्यादा भी मोटिवेशन पा सकता है। तो 10th के रिजल्ट एक्चुअली एक फाउंडेशन स्टेप होता है, मतलब फर्स्ट स्टेप होता है तुम्हारा जो जर्नी है। क्योंकि कोई भी ऐसे रिजल्ट को नहीं देखते जो आगे आप बढ़ोगे, कोई 10th का रिजल्ट देखते हैं बच्चे कितना नंबर लाया है, और इसके हिसाब से इसको जज कर देते हैं बच्चे का इतना ही लेवल है और इतना तक वो पहुंच पाएगा। हाँ, क्या तो ये सच है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ स्टूडेंट 10th में बहुत कम स्कोर करके भी मतलब जिंदगी बहुत सक्सेसफुल हैं। हाँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं मानना है कि इसको ऐसा नहीं लेना है कि एग्जाम है इसके क्रैक करके मैं मतलब ऐसा ऐसा होगा, ऐसा मत लेना है। आप पूरे साल मेहनत कीजिए 10th के लिए, और उस मेहनत का रिजल्ट जो है आपको 10th के वो मार्कशीट में दिखेगा, जो आपको एक मान लीजिए आपको एक रिवॉर्ड जैसा है कि ऐसा मान लीजिए कि आप मेहनत करेंगे साल में और एंड में आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा एज 10th मार्कशीट, और लोग आपको भी फिर मतलब अच्छे से मतलब देखेंगे कि ये अच्छा स्टूडेंट है। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप अच्छे से पढ़िए और आगे के लिए भी मोटिवेटेड होगा। तो 10th बच्चों के लिए आप क्या टिप्स देंगे, कैसे एक्चुअली मतलब अप्रैल से फरवरी तक कैसे जर्नी करना चाहिए? तो क्या टिप्स देंगे आप 10th बच्चे के लिए? 10th से डिसाइड होता कि आप आगे कैसे मतलब स्टूडेंट बनेंगे। मतलब आपके जो डेली हैबिट्स हैं वो इससे डिसाइड हो जाएंगे 10th से, मतलब इस एज से ही। सो 10th से ट्राई कीजिए कि आप थोड़ा सिंसियर हो पढ़ाई के लिए, और जो मतलब आउट एक्टिविटी है, जैसे आउट एक्टिविटी मतलब सोशल मीडिया हो गया कि गेमिंग हो गया, ऐसे थोड़ा सा ज्यादा इंडल्ज ना हो। मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ। आपके लिए समय बहुत बड़ा हाँ। मतलब इम्पोर्टेंट सोर्स है, जिसके हिसाब से आप खुद का लाइफ खुद ले सकते हैं। यस। तो ऐसे भी है, जब भी आप फ्यूचर के बारे में सोचते, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, बट यू कैन चेंज योर बैड हैबिट टू गुड हैबिट दैट कैन चेंज योर फ्यूचर। तो वही है कि बच्चों को भी सोचना चाहिए, मैं एक दिन में क्या कर रहा हूँ, क्या ये सफिशिएंट है मेरा सपने के लिए? नहीं तो और ज्यादा भी एफर्ट डालना चाहिए। Yes. लेकिन बच्चों को एक जो सोशल मीडिया होता है, क्लास 10 बच्चे अभी तो सबके पास मोबाइल है, और इसमें बहुत इजीली डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं जब भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। आप तो पूरा जर्नी आपका ऑनलाइन के साथ जुड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे 9th 10th का बच्चे का जो मतलब माइंड होता है, इसमें इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसके बारे में आप क्या बोलोगे और कैसे टिप्स देंगे बच्चे जैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने की? 9th 10th में जब बच्चे होते हैं, एक ऐसा एज होता है जहाँ पे क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है स्टूडेंट में, नए चीज़ें ट्राई करने का, और उनको पता नहीं चल रहा कि ये अच्छा चीज़ है या फिर बुरा चीज़ है। सोशल मीडिया अभी आपके एज हिसाब से आप मतलब सही नहीं है, क्योंकि इससे आप बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाओगे, मतलब बुरे रास्ते के लिए। सो मैं इसमें पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा मतलब मॉनिटर करते रहिए अपने बच्चों को, और स्टूडेंट्स है ना, तो आप एक टारगेट रखिए कि आपको 10th का एक एग्जाम है, तो अच्छे से मतलब वो हार्डवर्क अपना पुट करना है। वो टारगेट जब आप रखेंगे तो सारी चीजें अपने आप क्लियर होते जाएंगी।
आपको लगेगा कि जब आप टाइम वेस्ट करेंगे खुद आपको ही लगेगा कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मुझे अभी पढ़ाई करना चाहिए। तो खुद से ही आप ट्राई कीजिए एक गोल रख के। तो बच्चे के मतलब एक्चुअली हर टाइम तो माता पिता इसके पास तो नहीं रहते, तो बच्चे कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता है वो सोशल मीडिया से? सबसे पहले चीज़ है, आप सोशल मीडिया अगर चला रहे हैं तो उसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश कीजिए, और जितना हो सके अच्छे इन्फ्लुएंसर को रखिए। जैसे कोई अगर सक्सेसफुल है, एक मान लीजिए अगर आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कोई अगर एक डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, तो वो अपना जर्नी क्लियर करके आया है। या फिर कोई जैसे बड़े लोग हैं जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं, तो उनकी बायोग्राफी देखिए कि वो कैसे स्ट्रगल किए थे। तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा, सेल्फ अवेयरनेस जब आएगा आप में कि कौन सा सही चीज़ है, तब आप अपने आप वो पता चल जाएगा आपको कि कौन सा सही चीज़ है। एक्चुअली बच्चे जब भी खुद का सपने के लिए मेहनत करता है, फॉर एग्जाम्पल इसको हर एक बच्चे का लेवल होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इतना टाइम में मैं इतना याद रख पाऊंगा, जब भी इतना याद रखता है वो थोड़ा सेटिस्फेक्शन लेवल क्रॉस कर जाता है। और इसमें इसके बाद क्या बोलता है, मैं थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ, थोड़ा रील्स चला देता हूँ, नहीं तो थोड़ा यूट्यूब में क्या देख लेता हूँ। तो इसमें क्या हो जाता है, बच्चे जितना पढ़ा था वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर माइंड कंसंट्रेशन आने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। तो ऐसे बच्चे को आप क्या बोलोगे, कैसे आप जब भी ऐसे सेटिस्फेक्शन लेवल क्रॉस हो गया, जितना आप सोचे थे इतना हो गया, इसके बाद बच्चे को क्या स्टेप लेना चाहिए? जब आप मतलब थोड़ा सा भी रिलैक्स होने के लिए देख रहे हैं मान लीजिए, तो आप एक चीज़ होता है मोबाइल में कि एक अलार्म सेट कर सकते हैं, मतलब ऐप का टाइमर सेट करते हैं, इतना आप देखेंगे। तो आप अगर ऑनेस्ट हैं तो आप इस चीज़ कर सकते हैं कि टाइमर इतने मिनट के लिए मैं ये अब चलाऊंगा, तो ये आप कर सकते हैं, ये मोबाइल में अवेलेबल होता है। और अब एक टास्क बनाइए, डेली टास्क, मतलब रोज क्या क्या करना है वो अब लिख लीजिए, और दिन दिन में थोड़े थोड़े बार देखते रहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने आज कितना काम किया है। तो जब आपको दिखेगा कि मेरा इतना काम बचा है, तो आप अपने आप फोन को छोड़ देंगे। हाँ, ये तो सही बात है। एक जितने भी आदमी बड़े आदमी बने, सबके पास टू डू लिस्ट होता है, क्योंकि जब भी हम उठते हैं, जब भी हमारे पास काम नहीं होता है, ये मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए माइंड चला जाता है। जब भी आपके पास काम होगा तो आपका माइंड खुद बोलेगा ये काम तेरे लिए है, तो अभी किधर नहीं भागेगा। हाँ कि नहीं? यस। तो जब भी एक बच्चे को टू डू लिस्ट बनाना चाहिए, रोज बनाना चाहिए, रोज खुद को टैक्स देना चाहिए, क्योंकि जब तक खुद का कंट्रोल खुद नहीं कर पाओगे तब आप दूसरे के पास जाके कंट्रोल होगा। जैसे तुम्हारा मोबाइल है, माइंड है, तो सब कुछ खुद कंट्रोल करना चाहिए। तो मतलब खुद को कंट्रोल करने के लिए ये गोल ही सब कुछ काम करेगा, जो व्हाई, मतलब हम क्यों वो गोल को हम लिए हैं और हमारे लिए गोल कितना इंपॉर्टेंट है, ये इसके बाद लॉजिक होने के बाद ये तुमको मोटिवेशन दे सकता है। yes. तो आपका जो मोटिवेशन का सोर्स होगा, जो सपोर्ट था, वो कौन थे? मेरे मोटिवेशन का सोर्स और सपोर्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स थे, और मम्मी जो है नॉन एकेडमिक सपोर्ट, मतलब एकेडमिक से बाहर तो हर मम्मी ही सपोर्ट करती है और बहुत सपोर्ट की। और पापा जो है एकेडमिकली बहुत सपोर्ट किए हैं। मतलब तुम्हारा बैकबोन है। हाँ, सक्सेस का बैकबोन है। हाँ, जो पापा हैं, मतलब जो मुझे नीड होता था हर चीज़ वो प्रोवाइड किए हैं स्टडी रिलेटेड। वो बोलते थे कि हर समय की तुझे जो भी चाहिए मुझे बोल दे, मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, और जो भी डिस्ट्रैक्शन है मुझे बोल दे, मैं वो ट्राई करूंगा कि दूर हो जाए। तो मुझे भी बहुत मतलब सपोर्ट रहता था, और मुझे लगता था कि एक मतलब पर्सन है मेरे पीछे जो इतना मुझे मोटिवेट करने का ट्राई कर रहा है, तो अपने आप मुझे भी लगता था कि नहीं, मुझे भी अपना 100% ही देना है, और माँ बाप को खुश भी करना चाहिए। है। हाँ। तो कैसा एक्सप्रेशन था जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ नीट का? जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, और वो भी नीट ही दिया था, तो वो बोलता था कि भाई नीट रिजल्ट आ गया है। और मैंने रिजल्ट जब खोला कि थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस में था। हाँ, थोड़ा सा था कि पैनिक था कि ये क्या, मतलब पिछले साल ही सब स्कैम वैम हुआ था, तो उसका सदमा था। तो देखा रैंक 2141 591 मार्क्स तो पता था पहले से ही। 591 मार्क आपको पता था? हाँ, वो आंसर क्या वो मार्क सफिशिएंट है क्या, मतलब नीट के सिलेक्शन होने के लिए, अच्छा कॉलेज मिलने के लिए?
मार्क्स मतलब डिपेंड नहीं करते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो डिपेंड करता है रैंक, कि कितने बच्चे आपसे अच्छा मार्क्स लाए हैं। तो वो पेपर के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से बदलता रहता है। जो मेरा मार्क्स है 591, वो पिछले साल 695 मार्क्स के बराबर था। अच्छा। तो इस साल पेपर टफ होने की वजह से वो मार्क्स गिर गया है, लेकिन रैंक अच्छा आया 2141। तो रैंक देख के मैं तो मतलब बहुत खुश हुआ, मैं हंसते ही जा रहा था रैंक देख के, खुशी के मारे। और पापा भी साइड में बैठे थे, वो बहुत खुश है, वो बोले कि ये बहुत अच्छा रैंक है, इतना तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। और उससे पता चल गया था कि हाँ एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो बहुत खुशी थी। मतलब माँ? मम्मी भी, हाँ मम्मी भी बहुत खुश हुई देखिए, और बोले कि हाँ इतना सारा तूने मेहनत किया, घर में बैठा था और घर में बैठे बैठे इतना मेहनत करता था, तो वो आज सब सफल हो गया। रैंक के वो बहुत खुश हुई, वो कॉल लगाई सबको, मतलब रिलेटिव्स को। हर माँ बाप भी ऐसे सोचते हैं हमारा बच्चे हमसे बहुत दूर जाए, यस और दूर तक जाने के लिए हम जितने है एफर्ट हम दे देंगे, हम जितने सैक्रिफाइस कर लेंगे, यस लेकिन बच्चा जितना तक सोच रहा है इससे आगे तक जाने के लिए हम है इसके साथ। यस और जब भी वो हो जाता है, अभी सभी पेरेंट्स के लिए वो खुशी का बात होता है। और सभी बच्चे को भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे बड़ा तुम्हारा लाइफ में जो हीरो होते हैं वो तुम्हारा माँ बाप होते हैं। वो जितने तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस किए हैं, आप जितने लाइफ टाइम इसके लिए करने से भी वो कभी इसका इक्वल व बराबरी नहीं होगा। तो एक छोटा सा एफर्ट दीजिए, वही मुस्कुरा जो स्माइल है माँ बाप के पास, वो लेकर आइए खुद का मेहनत और एफर्ट देके। तो आप क्या बोलोगे, जब भी अभी तो हम 10th के बारे में बच्चे को टीच थे, क्या 11th ऐसे बच्चे बोलते हैं हम तो 11th अच्छे से नहीं पढ़े हैं, क्योंकि सारे बच्चे जब 10th रिजल्ट अच्छा रहे थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन जब भी वो 12th का सिलेबस देखते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, कहाँ पे क्या पढ़ाई करेंगे, ऐसा सोच के 3-4 महीने ऐसे हाँ लूज कर देते हैं। यस। फिर आता है सितंबर अक्टूबर, फिर कुछ नहीं पढ़ते, फिर ज्यादा सिलेबस हो गया, फिर बोलते हैं 12th में शुरू करेंगे। जो 11th का जर्नी आपका कैसा था? 11th का जर्नी मैं शेयर करना चाहता हूँ कुछ। जब 10th में हम होते हैं तो करिकुलम उतना हैवी नहीं होता है 10th में। तो हम एक हमारा एक सेट हो गया होता है कि ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हो जाएगा। लेकिन 11th का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो एक स्टूडेंट जब 10 से 11 आता है और वो ऐसे ही ट्राई करता है कि धीरे धीरे पढ़ूंगा, और एंड में आते आते उसके पास इतना सारा बच जाता है कोर्स, तो तब वो घबरा जाता है, मतलब 10th ब्लैंक के हो जाता आप है। तो ऐसे कर रहे थे, जब भी एग्जाम आएगा तभी मैं पढ़ाई किया, हाँ। तभी हो गया। हो गया, हो भी जाता था। हाँ, हो भी जाता था। जब 11th में आप ऐसे सोचे, माइंड सेट तो वही है ना, जब भी रिजल्ट आएगा कुछ Yes. प्रोग्राम निकलेगा एग्जाम के लिए तभी जाके पढ़ाई करूंगा। हम्म। जब भी 11th के बारे में ऐसे सोचे, ये ऐसे नहीं होता। नहीं होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और आप पहले ही बहुत ढीले पड़ जाएंगे तो एंड में तो वो कोर्स तो वो टीचर तो पढ़ाएंगे ही उसी फ्लो में, आप पीछे रह जाओगे। और जब आप पीछे रह जाओगे आपको लगा कि हाँ अभी तो सारे आगे चले गए हैं, मैं पीछे रह गया हूँ और मेरे से अभी नहीं होगा, और ऐसे ही बहुत स्टूडेंट का 11 बर्बाद तो हो जाता है। आपका जर्नी 9th-10th में भी ऑनलाइन में बहुत आपको हेल्पफुल है? हाँ ऑनलाइन में मैं यूट्यूब से पढ़ता था 9th-10th में भी? हाँ। और जब मुझे, हाँ मैं जब आपको बोला कि मैं नीट के बारे में थोड़ा सा पता था, 10th तक मुझे पता लग गया था कि 11th कैसे पढ़ना है। मैं 10th में एक कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता था जो बताते थे कि 11th का जर्नी कैसा है। तो मुझे यूट्यूब से पता चल गया था कि हाँ कोर्स सिलेबस तो बहुत बड़ा है, तो मुझे पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा मेंटली। क्या जब भी एग्जाम खत्म हुआ मार्च महीने में 10th में, क्या कितना महीना बर्बाद किया? नहीं, बर्बाद नहीं किया? सच बताओ तो सर, जब बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ मई में, मैं सिर्फ 1 वीक का गैप लिया था। 1 वीक मैंने मतलब अच्छा। रिफ्रेशमेंट के लिए। हाँ क्योंकि मुझे पता था कि ये मुझे पहले से ही थोड़ा सा प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए नया है कुछ 11th और ज़्यादा सिलेबस है, तो मैं पहले से ही शुरू कर दिया था। तो जब भी ऑनलाइन का कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई डिस्टर्बेंस के वजह से इसका बैकलॉग रह जाता है और ये टूट जाता है, क्योंकि वो बैकलॉग खत्म करना इसको ही लगता है इम्पॉसिबल है। जब भी बच्चे को लगा है इम्पॉसिबल है, इसके लिए कोई थोड़ी ना है इसको पॉसिबल करने के लिए, क्योंकि 2-3 ठोक बैकलॉग रहने से चलेगा। लेकिन जब भी कोई बच्चे के पास 20-30 ठोक बैकलॉग रह जाता है जो 2-2 घंटा का होता है, तो इसमें बच्चों को क्या करना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, किससे क्या टिप्स देंगे? पहले से तो आप ये ट्राई कीजिए कि पहले से आपका बैकलॉग ना हो, लेकिन अगर हो भी गया है तो ये ट्राई कीजिए जो आपका करंट चल रहा है सिलेबस उस पर ज़्यादा फोकस करें, और जब आपको फ्री टाइम मिले तब आप थोड़े थोड़े करके वो बैकलॉग खत्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि आगे टाइम मिलेगा जरूर आपको। ऐसा टाइम तो होता है जब क्लासेस नहीं होती है और आपको फ्री टाइम मिलता है,
तो आप बैकलॉग खत्म कर लीजिए, लेकिन उस चक्कर में आप जो अभी चल रहा है उसको बर्बाद ना करें, नहीं तो फिर ये बैकलॉग बन जाएगा और वो कभी कमेगा नहीं। इसीलिए आप करंट में फोकस कीजिए और जब टाइम मिले थोड़ा थोड़ा करके बैकलॉग। तो बच्चों का रिक्वेस्ट है वो बैकलॉग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का माइंड जितना फ्री रहेगा वो इतना क्रिएटिविटी यूज करके क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएगा। तो बच्चे को प्रेशर नहीं, खुद के ऊपर नहीं लाना चाहिए, रोज ऐसे खुद को मेहनत करना चाहिए, बैकलॉग कभी रहने नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको तो सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि डेली आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा एक भी दिन अगर जा रहा है आपका कि आप पूरा दिन बर्बाद कर रहे हैं तो वो एक अच्छा एस्पायरेंट का वो लक्षण नहीं है। और अगर आप कंसिस्टेंटली डेली पढ़ रहे हैं तो आपका बैकलॉग होने का बहुत कम चांसेस है। अगर हो भी जा रहा है तो आप श्योरली वो कवर कर लेंगे, कंसिस्टेंट अगर है आप तो बच्चों जब फॉर एग्जाम्पल एक वीक में 5 दिन क्लास होता है शायद, तो 6 दिन, तो 6 दिन में क्लास हुआ और एक संडे मिलता है शायद, इसमें टेस्ट हो रहा था शायद। हाँ, कभी कभी टेस्ट होता है। तो संडे का दिन जब भी बैकलॉग है वीक में, इसको वही संडे के दिन खत्म कर देना चाहिए, फिर नया जर्नी फिर नेक्स्ट वीक से शुरू करना चाहिए। लेकिन एक वीक का बैकलॉग कभी नहीं रखना चाहिए। तो बच्चे को एक्चुअली सैक्रिफाइस भी करना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी बजाय रखने के लिए सैक्रिफाइस सबसे बड़ा रोल निभाता है। क्योंकि हम ऐसे पढ़ाई करेंगे, आज पढ़ाई किए फिर 5-6 दिन के बाद फिर वही से पढ़ाई करेंगे तो फिर बैकलॉग तो रह जाएगा, वो आपको प्रेशर में डाल देगा। तो बच्चे के लिए आप बैकलॉग से थोड़ा दूर रहिए। और जो 11th था, आपका रिजल्ट क्या आया था 11th में? मुझे इतना याद है 11th में मेरे एनुअल एग्जाम में 88% थे। 88%? हाँ, जो कि मतलब शुरू में नहीं आते थे। शुरू में कितना आ रहा था? शुरू में आई थिंक हाँ उस 80 के आसपास होंगे, 80 है उसके आसपास होंगे। मतलब आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो 11th का एनुअल एग्जाम है थोड़ा कम आया था, कम आया था। जैसे कंपेयर कर ले 10th तक जितना आता था वो कभी में कितना रिजल्ट था? मैं अभी तक इसको बारे में नहीं 10th में मेरे 96% थे। 96%? हाँ, और कभी भी 90 के नीचे नहीं आए। लेकिन 11th में ऐसा हुआ कि कभी भी 90 के ऊपर ही नहीं आए। हाईएस्ट 88% था और लोएस्ट आई थिंक 75% था, उसी की रेंज में आता था। तो मैथ में कितना था और साइंस में कितना था जब 10th के? 10th में साइंस में 97 थे और मैथ्स में 98। बहुत अच्छा रिजल्ट है। 2-3 मार्क ऐसे तो हो जाता है, जो आदर्शन रीजन वाला एमसीक्यू कहाँ पे कुछ हो जाता है, लेकिन आपका कांसेप्ट क्लियर था, ये आपको भी पता था। यस, अभी आप आगे मतलब जो नीट का तैयारी है इसको अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन जब 11th में आपका रिजल्ट कम हो गया, 80 के आसपास आ गया, 90 से तो कभी ऊपर नहीं गया है, तो यहाँ पे आपका खुद के ऊपर मतलब जो बिलीव होता है कभी कभी इसके बारे में टूट गया, मतलब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मतलब जो सेल्फ डाउट होता है, क्या ये आपके साथ ऐसे हुआ है? हाँ, ये तो हाँ ये है कि थोड़ा सा तो लगेगा कि एक स्टूडेंट जो 90 के नीचे कभी नहीं आया और अभी ऐसा सिचुएशन हो गया कि 90 के ऊपर ही नहीं जा रहा कभी भी, तो थोड़ा सा सेल्फ डाउट तो होता है। लेकिन मैं जो बोला था कि सर यूट्यूब में कुछ इन्फ्लुएंसर है तो उनको मैं देखता था और वो बताते थे कि हाँ इस कोर्स तो हैवी है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। और आप देखते कि आपके आसपास भी किसी के नहीं आ रहे हैं परसेंटेज, तो आप समझ में आता है कि हाँ ये ऐसा ही है, ये नेचुरल है, इससे हमें पार होना होगा धीरे धीरे और वो बाद में ठीक हो जाएगा। तो मतलब सेल्फ डाउट आता है, लेकिन एक पॉजिटिव थॉट चाहिए फिर आगे बढ़ने के लिए। हाँ, आप कभी भी ऐसे समझ सकते कि 11th में मेरे कम परसेंट आ रहे तो आगे भी ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी के कम परसेंट आते हैं 11th में, और 12th में आके आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हो, ये सब इतना जो हैवी सिलेबस है उसके मतलब यूज टू हो जाते हो। जैसे 9th से आप 10th में जाते हो, वैसा ही 11th से 12th में जाने का होता है। मतलब 9th में थोड़ा बच्चा डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, सिलेबस ज्यादा होता है, कम रिजल्ट आता है, फिर 10th में वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। हाँ, ऐसे 11th में ऐसे होता है। हाँ, 11th में आप ऐसा सोचिए कि ये कम आ रहा है तो ये थोड़ा एक एज ए मोटिवेशन लीजिए, पॉजिटिव थॉट लेके कि 12th में इससे अच्छा मैं करूंगा और जरूर आप अच्छा करेंगे। तो 12th में बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम का प्रिपरेशन पूरा अलग होता है। क्या 12th एग्जाम और नीट प्रिपरेशन की क्या अलग अलग आपका जो पढ़ाई का सोर्स होता है ये अलग था कि एक ही था? नहीं, अलग नहीं है। जैसे बोर्ड एग्जाम में जो सिलेबस है वो नीट का सेम ही है, बल्कि नीट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोर्ड का ऐसे सिलेबस क्लियर करना है, बोर्ड का सिलेबस, क्योंकि बोर्ड में सिर्फ 12 का आना है और आप नीट के लिए 11-12 दोनों पढ़ेंगे।
तो ऐसा सेपरेट प्रिपरेशन करने की मतलब जरूरत नहीं है। आप अगर नीट के साथ ऐसे ट्राई कीजिए कि हर तरह का मतलब सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, सारा कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके रखिए, तो आपका बोर्ड ही मतलब क्लियर हो जाएगा और नीट के लिए तो आप प्रिपेयर करिए। मतलब क्या आप बोर्ड के बाद नीट एग्जाम देते हैं, मतलब 2024 में? हाँ, मैं बोर्ड के साथ ही मतलब बाद में नीट दिया था उसी साल। कितना टाइम मिलता है बोर्ड और नीट एग्जाम के बीच, कितना टाइम मिलता है? बोर्ड और नीट के मतलब अराउंड 1-2 महीना मिलता है, 2 महीना। 2 मंथ्स, हाँ, 2 नियरली मंथ्स 2 मंथ्स मिलता है। हम्म। मतलब मार्च के अंदर तुम्हारा 12th का खत्म होता है, मई के आसपास हो जाता है तुम्हारा हाँ, लेकिन नीट होता है, नीट होता है। फर्स्ट वीक में। तो 2 महीने में क्या आप 11th का जो सिलेबस है इसको खत्म कर रहे थे ना, इसके साथ जो 12th का जो ईयर था इसमें आप दोनों पढ़ रहे थे, मतलब 11th 12th कैसे क्या पढ़े? जो 11 जब खत्म हुआ था तो एक बार रिवीजन हुआ था हमारा, और 12th में जब आया था मैंने स्टार्टिंग में 12th का सिलेबस खत्म कर दिया, वो जल्दी जल्दी खत्म कर दिया, अक्टूबर नवंबर तक खत्म हो गया। फिर एक बार फिर से 11 का रिवीजन कर दिया था, मतलब एग्जाम जो के पहले। नीट के लिए हाँ। पढ़ रहा है तो 11th अक्टूबर महीने के अंदर 12th का सिलेबस खत्म करना चाहिए। इस अक्टूबर नवंबर तक आराम से मतलब खत्म करिए, आप हो जाएगा वो कवर। और एक बार फिर 11 का जो आपका बैकलॉग था, अगर फिर बच गया है तो वो कवर कर दीजिए, वो सफिशिएंट टाइम आपको मिलता है फरवरी तक। तो आपका जैसे आप 12th बोर्ड में ट्राई कीजिए कि जो 12th का सिलेबस है वो अच्छे से क्लियर कर लीजिए, उसमें कोई ना दिक्कत ना हो। और अगर 12th का एक बार आपने साइड में रख लिया तो फिर जो टाइम बचा वो 11 आप ठीक कर लेंगे, तो 11 12 आपका दोनों ठीक हो जाएगा बोर्ड से पहले ही। और फिर बोर्ड देने के बाद आपको एक बोर्ड का प्रेशर हट जाएगा, फिर आप पूरा फोकस नीट में डाल पाएंगे, मॉक टेस्ट देके और फिर रिवीजन करके। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अक्टूबर के अंदर जो 12th का सिलेबस है इतना टफ है, 11th में इतना मेहनत नहीं किया है, 12th का जो सिलेबस टफ है ऑब्वियसली, तो फॉर एग्जाम्पल इसको नहीं कर पाया है, इसको लग गया दिसंबर लग गया और जनवरी के बाद फरवरी में बोर्ड एग्जाम है, 1 महीना बचा है, वो जो 1 महीना जनवरी महीने बचेगा, क्या इसमें वो बोर्ड एग्जाम के लिए सोचेगा कि नीट एग्जाम के लिए सोचेगा? अगर आपका 12th उतना सही नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप पहले बोर्ड के लिए फोकस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप दोनों नाव में पाँव रखने की ट्राई करेंगे एक ही साथ तो जाहिर है कि आप डूबेंगे ही। तो पहले बोर्ड का खत्म कर लीजिए, फिर 2 महीने जो टाइम है वो सफिशियंट है कि आप फिर से थोड़ा सा अपना जो बचा है वो क्लियर कर लें। ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो 2 महीने आप वही ट्राई कर मतलब पढ़ेंगे जो आपका वीक है, तो वो सफिशियंट टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्या ये 12th ईयर के साथ 11th पढ़ना इसका अच्छा होगा? नहीं तो 12th के ऊपर एक फोकस करना चाहिए। जैसे अगर किसी का 11th सही नहीं है तो वो 12th तो मतलब पहली बात को उतना फर्क नहीं पड़ेगा 12th का मतलब सिलेबस समझने में। और 12th के साथ अगर आप ट्राई मतलब कर पा रहे हैं अगर मैनेज, तो आप ट्राई कीजिए। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। अब ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पूरा 11th बर्बाद किए थे, फिर 12th में ही 11 12 दोनों मैनेज करके वो नीट में बहुत ऐसे सिलेक्शन में टॉप रैंक भी लाए हैं, हमने एग्जांपल देखे हैं। तो आप हमारे ऐसे भी एग्जाम्पल है, 12th फेल का बच्चा आईपीएस भी हो गया। यस। तो लेकिन जो 12th का सिलेबस है मतलब ये थोड़ा इजी लगता है 11th से। और कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल आपका कैसे मेहनत कर रहे थे, मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन नहीं किया, आपका जो शेड्यूल था लाइव शेड्यूल, कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे थे? 11th की स्टार्टिंग से मतलब हाँ मैं 8 घंटे 10 घंटे तो पढ़ लेता था 11th से, और 12th मतलब एंड तक एग्जाम तक तो कभी कभी मतलब 14-15 घंटे भी हुआ था, हाईएस्ट 14-15 घंटे था, 13-14 मतलब घंटे। 6 घंटा आप सोते ना, कितना टाइम सोते? मैं थोड़ा 8 घंटे सोता था, 8 घंटे सोता था। और मैं जैसे बोला कि 8-10 घंटे पढ़ता था, तो और बाकी टाइम में आप मान लीजिए 6-7 घंटे मतलब 6 घंटे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होने, रिफ्रेशमेंट भी क्योंकि जरूरी है थोड़ा सा बीच में से ब्रेक्स, तो मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए रील्स अच्छा नहीं है, नहीं। आप नेचर के पास जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। हाँ, रील्स जैसे आप देख रहे हैं, मैं बोलना चाहूंगा कि आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो क्या करता है आपका अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम कर देता है। और 15 मिनट में आप एक नया कंटेंट देख रहे हैं तो आपका ब्रेन में बहुत ही मतलब प्रेशर होगा और आपका मतलब परफॉर्मेंस बहुत गिर जाएगा। आपका प्रेशर दिमाग में मतलब उतना ज़्यादा फंक्शन करेगा। आप सोचिएगा 15 मिनट में नया कंटेंट देख रहे हैं और आपको याद भी नहीं कि आप 2 रील पहले क्या देखे थे, तो इसका मतलब कुछ फायदा नहीं है, टाइम पूरा मतलब ब्रेन एक्चुअली
फंक्शन इसका कम होके जा रहा है, आप ऐसे करोगे। हाँ, आपको पहले पहले पता नहीं चलेगा कि, लेकिन बाद में आप रियलाइज होगा कि यार ये बहुत मतलब कम हो गया। अच्छा, तो बच्चों को बोलना चाहिए रील्स नहीं देखना चाहिए, कोई आप बायोग्राफी देख रहे हो तो इसको देखो, आपको मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, yes। तो ऐसे चीज देखो जिसके द्वारा आपको सीख सकते हो, ऐसे चीज मत सीखो जो तुम्हारा ब्रेन को वेस्ट कर रहा है। अगर हाँ आप रिफ्रेशमेंट नहीं चाहते तो एक वीडियो देख लीजिए, लंबा वीडियो मतलब 15-20 मिनट का एक वीडियो देख लीजिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा कि आपने क्या देखा है। और एक वीडियो देखने के बाद, लंबा वीडियो देखने के बाद आपको अपने आप लगेगा कि हाँ मैंने कुछ तो देख लिया है, मतलब रिफ्रेशमेंट हो गया, आपको पता चल जाएगा, मतलब कुछ सीखने की भी मिला, फोकस भी रहा। हाँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फोकस। यस। आप 15 घंटा मेहनत करते हैं, कोई बच्चा 10 घंटा मेहनत करता है, इसका फोकस तभी डिफरेंट हो जाएगा, तो रिजल्ट भी डिफरेंट आ सकता है। हाँ, वो डिपेंड करता है। तो आप फोकस मतलब जो 15 घंटा का जो बोल रहे थे स्टडी, क्या ये पूरा फोकस के साथ हो रहा था? 15 घंटा जो है वो इफेक्टिव तो उतना नहीं, मतलब हाँ 15 घंटा तो मैं अराउंड बैठ लेता था टेबल में, इफेक्टिव मान लीजिए 12-13 घंटे तो हो जाता था। और 2-3 घंटा ऐसे हाँ, थोड़ा सा रहता है कि जब मान लीजिए थोड़ा सा आप कुछ खाना खा लीजिए या फिर पानी भी ऐसा उसको काट काट पीट के हो जाता तो है। पानी भी तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे हो। अच्छा, आप जो पढ़ाई का शेड्यूल था ये कैसे था, मतलब आप स्कूल के साथ प्रिपरेशन हाँ। कर रहे थे? और 11th में मैं ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था, 11th में आकाश बायजूस, तो उसका ऑनलाइन कोचिंग करता था। जो स्कूल होता था, जब स्कूल खत्म होने के बाद क्लासेस स्टार्ट होते थे, स्कूल मतलब 5 बजे से क्लासेस शुरू हो जाते थे। स्कूल खत्म करके मैं ऑनलाइन क्लासेस करता था, और रात को फिर जो काम होता था, मतलब क्वेश्चन देते थे DPPs, वो कंप्लीट करके स्कूल में थोड़ा काम करके वो फिर नेक्स्ट डे स्कूल। हाँ, तो स्कूल कभी कभी ऐसा होता था कि मैं एब्सेंट भी करता था स्कूल अपना, मतलब बीच में एब्सेंट भी कर लेता था कभी कभी, अगर। लेकिन पढ़ाई नहीं रुका। हाँ, पढ़ाई कभी नहीं रुका। मतलब ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो आपका काम सही ढंग से नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपको खुद अभी प्रेशर देता है। जब भी आप खुद का काम सही ढंग से नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक ये आपका एम के लिए प्रेशर दे देता है। Yes। तो जो बच्चे अभी 10th में हैं वो भी ऑनलाइन में पढ़ रहे, क्या स्कूल जाना कंपल्सरी है क्या? कंपल्सरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप टाइम निकाल रहे हैं कोचिंग के लिए स्कूल के साथ, तो हाँ आप जा सकते हैं स्कूल। लेकिन ऐसा है कि आप स्कूल में कुछ अगर पढ़ाई नहीं हो रहा है, आप उसमें मतलब पीरियड्स खाली जा रहे हैं, और सारे स्टूडेंट हल्ला गुल्ला करके कोई पढ़ नहीं रहा, आप एनवायरनमेंट ही नहीं स्कूल में, तो आप अवॉइड कीजिए स्कूल को। और अगर ऐसा है कि स्कूल में आपको मतलब माहौल मिल रहा है कुछ, मतलब फ्री टाइम कुछ में शांति से आप पढ़ पा रहे हैं, तो हाँ आप उसमें यूटिलाइज करके आप कोचिंग का काम भी कर सकते हैं, तो हाँ स्कूल में मैनेज कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। एक्चुअली सारे स्कूल तो 10th के बच्चे के लिए सीरियस रहते हैं, क्योंकि पता है, टीचर को भी पता है और बच्चों को भी पता है ये आसान नहीं है, तो सीरियस होना पड़ता है। लेकिन फॉर एग्जांपल ऐसे तो नहीं होता है सारे पीरियड, पूरा 7 से 8 पीरियड जो होता है, पूरा हर पीरियड कोई टीचर आएंगे कि नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक पीरियड मिल गया, वो पीरियड में आप यदि सोचोगे मेरे को कुछ नहीं पढ़ा हो, मतलब नहीं पढ़ा रहे तो मैं स्कूल नहीं आऊंगा, क्या वो 6-7 घंटा जो घर में रहते क्या इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे? नहीं तो ये फिर कुछ सोचेंगे कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया, ऐसे भी सोचते हैं ना बच्चे। हाँ, तो मतलब ये था कि हाँ 1-2 पीरियड खाली जाना तो उतना इफेक्ट नहीं करेगा आपको स्कूल में अगर है। अगर आप ढंग से सोचे तो आप अगर घर में ही पढ़ रहे हैं, जो जितना टाइम स्कूल में आप जाते थे तो उतना टाइम तो आप घर में भी मतलब फ्री रह रहा है आपका, तो उतना टाइम आप तो घर में भी निकाल रहे हैं फ्री में। तो अगर उससे ज्यादा हो रहा है स्कूल में तब आपके लिए थोड़ा दिक्कत है, लेकिन अगर उतना 1-2 पीरियड तो मैनेजेबल है, आप खुद ही उसमें पढ़ सकते हैं। मतलब एक टैक्स भी बच्चों को लेके जाना है स्कूल में, फॉर एग्जांपल फ्री पीरियड मिल गया, कोई टीचर नहीं आए तो यहाँ पे मेरे को कुछ पढ़ना है। जब भी आप खुद सोचोगे और कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आने से आप लड़ पाओगे। और हाँ 10th के स्टूडेंट को मैं बोलूँगा कि स्कूल में थोड़ा सा मतलब जाना चाहिए आपको। 11-12 में मतलब वो अलग बात है, लेकिन 10th में तक तो स्कूल में थोड़ा मतलब मेमोरीज ही बनती है, दोस्त में होते हैं आपके स्कूल वाले और सारे भी प्रेशर में होते हैं, सारे सबके साथ मिलना का। हाँ, आपके जैसे ही लोग आपको मिलेंगे वहाँ पे, और उनके साथ आपको बात करके थोड़ा सा प्रेशर भी हल्का होगा आपका, आपको लगेगा कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी हैं जो इस फेज से गुजर रहे हैं, तो उससे मतलब आपको हेल्प भी होगा। तो जब भी आप क्लास 10 में कहाँ पे पढ़ रहे थे? मैं क्लास 6 से ही 12th तक OAV टिमोनपुर पढ़ा हूँ। तो OAV टिमोनपुर का जो स्टाफ है, ये जो 10th का जर्नी, जो 10th के लिए कितना फोकस कर रहे थे?
वही भी टीमनपुर स्टाफ, मतलब मैं बोलूँगा कि उनका बहुत बड़ा रोल है मेरे 10th के रिजल्ट में। जैसे वो मतलब पूरा फोकस किए थे हमारे बैच में सारे बैच में करते हैं, तो हमें पूरा सपोर्ट दिए थे मेंटली और एकेडमिकली भी। और मतलब ऐसा कभी नहीं लगा कि हम अकेले हैं, सारे टीचर्स सर हर तरह की हेल्प किए थे हमारे, मतलब सब। तो एक्चुअली टीचर भी ऐसे रोल होता है जो खुद के लिए नहीं सोचता है बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएगा। जैसे माँ बाप का रोल होता है बच्चे को आगे बढ़ने के लिए, ये टीचर का भी रोल होता है। इससे तो दो मतलब पदवी है, एक माँ बाप और एक मतलब टीचर, जो बच्चों का रिजल्ट और सक्सेस देखे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। Yes. तो फॉर एग्जांपल जब ये 12th का मतलब आप अक्टूबर महीने तो सिलेबस खत्म कर दिए थे और जो टाइम बचे थे 11th का प्रिपरेशन कर दिए थे, लेकिन जो जनवरी महीना और फरवरी महीना जो था इसमें आप कैसे क्या कर रहे थे? जो 2024 था, जो फास्ट जब आप बोर्ड के साथ नीट के लिए तैयारी कर रहे थे। जनवरी फरवरी में मेरा रिवीजन चल रहा था। जो नीट का सिलेबस है वो तो साथ ही साथ मैं रिवाइज कर रहा था, मतलब कभी नहीं, जब भी फ्री होता था स्कूल तब तक तो आपको फ्री छोड़ देता है कि आप खुद से सेल्फ स्टडी करें। तो उस टाइम में मैं 12 का सिलेबस 11 का सिलेबस रिवीजन करता था, क्योंकि उससे बोर्ड के लिए भी हेल्प हो रहा है 12 का सिलेबस, और नीट का भी हो रहा है। एंड में जब 10-15 दिन होते हैं तब मैं पूरा फोकस डाल दिया था बोर्ड के लिए 12 का सिलेबस। तो फॉर एग्जांपल आप जब भी एक दिन में कितना टू डू लिस्ट, क्या आप बता सकते हैं कितना अमाउंट होना चाहिए to do list के बारे में? ऐसा होना चाहिए कि जितना आपका, मतलब अगर कोचिंग है, ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन लेक्चर है वो सब कंप्लीट होना चाहिए। एक दिन में और कितना लेक्चर? एक दिन में अराउंड 2 लेक्चर होते हैं, तो वो 2 लेक्चर आपको मतलब करना ही करना है, वो तो मैंडेटरी है। और उसके साथ जो डीपीपी है वो कभी आप इग्नोर मत कीजिएगा। डीपीपी वो आप, मतलब मैं थोड़ा सा इग्नोर किया था, वो मेरा मतलब गलती था कि 11th में वो टाइम की कंस्टेंट से या कुछ से मैं थोड़ा सा इग्नोर हुआ था, तो इसकी वजह से मेरा 11th का कुछ टॉपिक वीक रह गया था, जो मुझे नीट में वो सहना पड़ा, मतलब कुछ मतलब उस और ज़्यादा मार्क आ सकते थे। सो आप डीपीपी कीजिए, लेक्चर के साथ डीपीपी, और स्कूल का कोई कुछ टास्क है तो वो कर लीजिए, उतना सफिशियंट है। फिर थोड़ा सा जो रात में सोने से पहले 1 घंटे क्या क्या दिन में पढ़ाई हुआ वो फिर से आप गो थ्रू कर लीजिए, वो उतना सफिशियंट है। सोने से पहले एक बार तो रिव्यू करना चाहिए, Yes. नहीं तो क्या आप करें वो भूल जाओगे। Yes. अच्छा, जो नेक्स्ट 10 के लिए फिर टू डू लिस्ट भी बनाना ही है। हम्म। तो टू डू लिस्ट के एक तो आप बोले हैं 2 क्लास मैंडेटरी है, सेल्फ स्टडी कितना घंटा होना चाहिए? सेल्फ स्टडी देखिए, अगर आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के बाद कोचिंग भी आपका अराउंड 3 घंटे तो हो जाएगा, तो सेल्फ स्टडी मान लीजिए कि आपका 2-3 घंटा होगा तो सफिशियंट है। 2-3 घंटा जितना हो सके आप हाँ, एफर्ट दे दो। जितना टाइम बचा है आप सेल्फ स्टडी में सब डिवोट कर दीजिए। हाँ, मिनिमम आप 1 घंटा तो आराम से, मतलब उतना तो मिनिमम है। हाँ, और 1 घंटा सोने से पहले रिवीजन वो मिनिमम, हाँ। नहीं तो जो आप पढ़े वो भूल जाओगे। Yes. तो आप, ये था 12 तक जर्नी। जब ये 12 खत्म हुआ तो फरवरी मार्च महीने में एग्जाम खत्म हुआ, और 2 महीने का जो सफर जो 2024 में आप दिए थे नीट एग्जाम, कितना मार्क लाया था, वो कैसा था सफर, इसके बाद क्या हुआ थोड़ा बताइए। 12 के साथ जब मैंने नीट दिया था तब जाहिर है कि तो 12 के साथ थोड़ा सा बच्चा उतना होता है, प्रेशर होता है, मतलब उतना मैच्योर नहीं होते हैं, तो कुछ टॉपिक्स जो मैंने बोला कि डीपीपी ना करने की वजह से थोड़ा सा वीक रह गए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा चिंता में था। और लेकिन नीट देने के बाद आया, मार्क्स कैलकुलेट 616 कैलकुलेट हुआ, तो थोड़ा सा हाँ रिलीफ हो गया था कि हाँ कॉलेज तो एक मिल जाएगा, एमबीबीएस कॉलेज, तो मैं खुश था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि रैंक जो है 57,000 आया। 57,000 रैंक? यस, मतलब 720 में से 616 मार्क्स लाके भी एक बच्चा 57,000 रैंक आया था। मतलब क्या, मतलब क्वेश्चन इजी था ना, रैंक सारे बच्चे से किए थे, क्या था क्वेश्चन? इजी मतलब मैं नहीं कह सकते, जो पहले आता था वैसा ही लेवल आया था, लेकिन आप अगर कंसीडर कर भी लें कि ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा आ गया है, मतलब स्टूडेंट के लिए कोचिंग का अवेलेबिलिटी है, लेकिन फिर भी उतना रैंक इंप्रेशन नहीं होता था। जो रैंक का 500 मतलब 600 मार्क्स में आप बोल सकते आता था, वो 650 में आ रहा था। मतलब जो अच्छा कॉलेज के लिए कट ऑफ लगभग 650 आसपास आया था। हाँ, अच्छा कॉलेज नहीं, एक मतलब मिनिमम कॉलेज के लिए आपको 650 मार्क्स चाहिए था। तो ये इस साल स्कैम हुआ था, मतलब पेपर लीक हो गया था, वो सब तो आप हम जानते हैं कि
थोड़ा इसके बारे में हाँ। तो नेगेटिविटी है, हम क्यों नहीं है इसके बारे में सोचना हाँ। चाहिए। काम तो ऐसे होगा, हाँ हम तो इसको नहीं रोक पाएंगे। यस सर, तो 57,000 रैंक देख के थोड़ा सा बुरा लगा स्टार्टिंग में, लेकिन मैं जो था मतलब पहले से पॉजिटिव इंसान हूँ, मतलब मैंने सोचा कि इसमें तो कुछ पॉजिटिविटी है, भगवान अगर ये सब किए हैं तो कुछ सोच के किए होंगे, मेरे लिए आगे कुछ होगा, मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे मैं अपना काम तो खुद करता हूँ। मैंने अगर शुरू कर दिया है एक जर्नी नीट का प्रिपरेशन, तो इसे ऐसा तो नहीं छोड़ सकता, और अपना जितना एफर्ट्स था पहले 100% एफर्ट्स मैं 120% एफर्ट डालूंगा, और जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। अगर कुछ होगा, मतलब मैं अगर एफर्ट्स डाल रहा हूँ तो एफर्ट्स भगवान मेरे लिए मतलब लाएंगे, फिर से कभी ना कभी तो आएगा, तो वो वेस्ट नहीं जाता कभी भी। तो मैं फिर ड्रॉप ईयर में स्टार्टिंग से मतलब कॉन्स्टेंटली पढ़ता था, और एक चीज, जब भी आपका जो बोल रहे थे 57,000 रैंक आ गया, 616 मार्क, अच्छा मार्क है 720 से, लेकिन जो रैंक था वो 720 के आसपास, जो 57,000 चला गया, क्या अभी आपके अंदर वो सेल्फ डाउट आया और सोचे मैं आगे क्यों बढ़ूंगा, शायद नहीं हो सकता, डर भी लगता है एक साल फिर दूंगा कि नहीं दूंगा, इस टाइम तुम्हारा पेरेंट्स का रोल क्या था और तुम्हारे अंदर कितना सेल्फ मोटिवेट था, नहीं मैं कर सकता हूँ? जैसे कि मैंने बोला कि मैं खुद से मतलब बोल रहा था कि कुछ तो प्लान है, गॉड हैज समथिंग सम प्लान, तो मैं सोच रहा था कि नहीं 100% एफर्ट तो डालूंगा, थोड़ा सा कमी नहीं होगा। ये जो हुआ था मेरे साथ, इससे मैं एज ए फ्यूल, मतलब आग होता है ना, उससे मतलब और आग बढ़ गई मेरे अंदर कि इस साल 57 आया है ना, तो अगले साल मैं टॉप कॉलेज में जाऊंगा, ऐसा होगा। इस साल मैं कॉलेज के लिए मतलब गिड़गिड़ा रहा हूँ, कॉलेज मिल जाए मुझे, अगले साल ऐसा होगा कि कॉलेज खुद मतलब ये एक मोटिवेशन है, मतलब Yes. एक ये जैसे बोलते हैं, जब ये सेल्फ डाउट आता है तो खुद को देखो और थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालने के लिए कोशिश करो। Yes. एक दिन आएगा ये फेलियर सक्सेस लिखा जाएगा। यस, अगर आप ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हैं थ्रू आउट द जर्नी, तो मतलब ऐसा आपके साथ इनजस्टिस कभी नहीं होगा। चाहे दुनिया में जो भी कुछ कर ले, दुनिया का कोई भी फोर्स आ जाए, मतलब मनी हो, पैसा हो, पॉलिटिक्स हो, लेकिन अगर ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हैं तो 100% आपका मतलब वो सक्सेसफुल होगा। क्योंकि आप ऑनेस्ट हो और Yes. आपका उद्देश्य भी अच्छा है, क्योंकि आप सपना देखा है मैं डॉक्टर बनूंगा, और बहुत कम पैसा में मतलब सेवा एक काम है, जैसे भगवान मानते हैं एक डॉक्टर को, दूसरा मतलब सेकंड गॉड मानते हैं डॉक्टर। आप वही जर्नी को शुरू करने के लिए इतना मेहनत किए, उद्देश्य भी अच्छा है, तो आपका मेहनत ऑनेस्ट है। आप 100% एफर्ट, क्या 200 एफर्ट देने के बाद फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा का नहीं आया रिजल्ट, तो आप इस टाइम क्या सोचोगे? जाहिर है कि अगर आपने इतना ज्यादा मेहनत किया तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, इमोशंस बहुत होंगे, लेकिन मानता हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि मतलब हम इंसान ना आगे तक नहीं देख सकते, जो हम अभी चल रहा है उसको लेके कंक्लूजन में आ जाते हैं, लेकिन मतलब मैं सच कह रहा हूँ, आप मानिए अगर आप 100% ऑनेस्ट थे ना, तो आज नहीं तो कल आपको 100% वो मतलब रिजल्ट मिलेगा। एक ही मतलब वही थोड़ी ना है जिंदगी में सक्सेस होने का, एक ही एग्जाम दुनिया में थोड़ी ना है, हजारों ऐसे एग्जाम है। आपको आगे जैसे आप चलेंगे तो अपने आप रास्ता आपको दिख जाएगा, तब जब आप सिलेक्ट होंगे वहां पे या फिर सक्सेसफुल होंगे, तब आपको लगेगा हाँ ये जो हुआ था इस वजह से हुआ था, तब आपको पता चलेगा। मतलब आपका जो आप मेहनत कर रहे हैं खुद के लिए, एक अच्छा हैबिट बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आज नहीं होगा, ये कल जरूर काम पे आएगा और आपको पता नहीं चलेगा मैं इतना मेहनत नहीं किया हूँ इस टाइम, लेकिन इस टाइम क्या था जो रिजल्ट अभी नहीं मिला, लेकिन अभी मतलब तभी नहीं मिला था, अभी मेरे को मिल गया। तो जो होता है आज से होता है, तो ऐसे सोचना चाहिए, एक पॉजिटिव थॉट होता है। हम बहुत एफर्ट डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा 10th के लिए इतना मेहनत करता है, 14-15 घंटा पढ़ता है, फिर इसका रिजल्ट 90% भी क्रॉस नहीं हो पाता है, यहाँ पे भी प्रेशर आ जाता है। कोई बच्चा 12th के लिए भी इतना मेहनत करता है, मतलब घर से दूर रहता है, कोई बच्चा घर के अंदर मेहनत करता है, यहाँ पे भी नहीं मिल सकता है। तो बच्चे कभी टूटना नहीं चाहिए, मतलब अंदर से मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो हैबिट अभी बना रहे हो ना, वो आगे आपको सक्सेस देगा। मतलब क्योंकि मैं बोल रहा था पहले से भी, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर बैड हैबिट टू गुड हैबिट, दैट कैन चेंज एवरीथिंग। यस, तो वही मतलब जो हमारे मतलब जो सफल इंसान है वो भी ऐसे बोल रहे हैं। तो एक्चुअली जब आपका जर्नी शुरू हुआ
जो मतलब 2025 के लिए जो ड्रॉपर बैच आप लिए हैं, तो कैसा था जर्नी और कहाँ से क्या कैसे बताओ थोड़ा। 2025 में जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया, ड्रॉप ईयर था मेरा, मतलब तब पहले तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि पहले मेरे से क्या गलती हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक बार अपने गलती आइडेंटिफाई कर लिए ना, तब आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा अपने सामने। तो मैंने देखा कि पिछले साल मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा सा कम था, और इस साल मैंने ट्राई किया कि जैसे जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करके फिर मैं मॉक टेस्ट फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया। और जो भी जितने भी टेस्ट होते थे सारा टेस्ट मैंने मॉक टेस्ट दिया था, अराउंड 70 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, और इन टोटल 150-160 मॉक टेस्ट मैंने दिया था ड्रॉप ईयर में ही। और उस साल मैं मतलब पूरा कोई भी फंक्शन नहीं, फैमिली फंक्शन तो मैं पूरा अवॉइड किया था, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक आग था, जुनून था कि इस साल जो भी अभी तक नहीं हुआ वो करके दिखाना है। तो ऐसे भी मोमेंट्स आए थे जब मेरे मतलब खुद ही फैमिली में फंक्शन हुआ था, मतलब मेरे मामा के मतलब उनके घर में शादी था, तो मेरे खुद के पेरेंट्स बोले थे कि तुझे जाना चाहिए, ऐसा है, मतलब क्या बोलेंगे लोग बोलेंगे। तो मैं बोला था कि जो ये चीज़ मेरे मतलब रास्ते के बीच में आ रहा है तो मेरे लिए सही नहीं है। अभी नहीं तो नहीं, कभी फ्यूचर में देखा जाएगा जो भी हो रहा है, लेकिन हाँ वो भी मतलब नहीं गया था उसमें। और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं मुझे दिखने को मिला अपने एग्जाम में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा मत सोचिए कि एक ही दिन का तो बात है, कुछ नहीं हुआ, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। एक साल जो बच्चे सोचते हैं मैं तो हाँ। पढ़ाई किया हूँ, एक साल थोड़ा एक दिन जाता हूँ, थोड़ा घूम के आता हूँ, तो हाँ। ये थोड़ा आपका गोल से अलग है। हाँ, आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा है, लेकिन थोड़ा सा बहुत फर्क लाएगा आपके रैंक में। जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप सोचेंगे कि नहीं, रिग्रेट होगा आपको, ऐसा पश्चाताप होगा। हाँ, तो रिग्रेट ही क्यों करना, आप पहले से मतलब सोचना चाहिए ये आपका गोल है, ये डू है, ये डू नॉट है। यस। जब डू नॉट है तो क्यों करूंगा। तो इसका क्वेश्चन आंसर फॉर एग्जाम्पल में ऐसे पेरेंट्स भी सोचते हैं 10th का पढ़ाई तो चल रहा है, 12th का पढ़ाई चल रहा है, चलो एक दिन घूम के आते हैं। वो पेरेंट्स भी सोचना चाहिए बच्चे अभी लग रहा है तो लगने दो, क्योंकि एक बार फोकस हट जाएगा फिर इसको मतलब एफर्ट वही एफर्ट से आने का थोड़ा मुश्किल लगता है। यस। अभी जैसे मैं आपको बता कि मामा के घर की शादी थी, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था कि नहीं जा पाया था, लेकिन मुझे पता था कि अगर एक दिन का मैं टाइम निकालूंगा तो मुझे बैक टू ट्रैक होने में 8-10 दिन लग जाएंगे, लगता है। सच बात है, क्योंकि अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे डेली, तो वो एक फ्लो होता है, वो मेंटेन करने के लिए आपको टाइम चाहिए एक वीक का फिर से आने के लिए। तो मैं सोचा कि एक दिन का टाइम ही, एक हफ्ता मेरा मतलब जाएगा इसमें, तो मैं वो सब अवॉइड किया था। तो पूरा आप जो सबसे ज्यादा एफर्ट दिए थे 2024 से 25 जो एक साल था, यहाँ पे शायद आपका जितना एफर्ट अब तक नहीं दिए थे पूरा सब कुछ दे दिए थे, क्योंकि आज तो ऐसे जला है। तो कुछ पाने का जो भी मतलब जो कॉलेज हम अभी सिलेक्शन नहीं कर रहे, वो कॉलेज का हमको मतलब वो हमको बुलाएंगे, हम इसको नहीं जाएंगे। तो ऐसा भी सोच होना चाहिए, वो आज भी सबके अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मतलब जो एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, जो नेगेटिव होता है जो आग जलाता है, पॉजिटिव वो आग नहीं जलाता। लेकिन वो नेगेटिव को पॉजिटिव वे से ले जाओगे तो आपका सफर भी अच्छा होगा और अच्छा भी लगता है। जब भी आप कोई चैलेंज को फेस करते हो यहाँ पे अच्छा लगता है, मतलब आप एक फाइटर हो, कुछ के साथ किसके साथ लड़ाई कर रहे हो, एक मोटिवेशन भी मिलता है और सबको देख के आप स्पेशल हो, वो खुद को भी लगता है। जब भी आप एक कमरे के अंदर पढ़ रहे थे, जो एक साल का सफर था, इसमें आपको कभी लग रहा था सारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, सारे तो कोटा पे है, कोई ऑफलाइन कोचिंग में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, यहाँ पे माहौल ऐसा है, क्या ऐसा क्वेश्चन आपके अंदर आया? वो सेल्फ डाउट थोड़ा वो था क्या? नहीं, सेल्फ डाउट तो नहीं आया मेरे दिमाग में, क्योंकि हम ऑनलाइन जो एजुकेशन है, मैंने मतलब रिसर्च करके देखा था कि इसमें क्या है, सक्सेस है क्या है, पहले से सिलेक्ट हुए हैं नहीं। मैंने देखा था कि ऑनलाइन से भी टॉप इंस्टीट्यूट है, इसमें भी बच्चे को सिलेक्शन हुआ है, और ऐसा नहीं कि एक दो, बहुत मतलब हुआ है, बहुत है। तो मुझे था कि हाँ, अगर मैं इसमें पढ़ रहा हूँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, मैं सही रास्ते पे हूँ, और मैं उसी फोकस में पढ़ता था। क्योंकि अगर आप एक बार आ गए हो इस लाइन में, तो अब सोचने का कुछ फायदा नहीं है, वो आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है। अगर डाउट में आप आ रहे हो, क्योंकि आप इसमें तो आ गए, आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक बार आप फ्लो में आ गए उसमें, तो उसी में आप फोकस करिए, क्योंकि हाँ,
ये सफिशिएंट है ऑनलाइन। जैसे एनवायरनमेंट में ना हर वक्त चेंजेस आते रहते हैं, धीरे धीरे टाइम टू टाइम चेंजेस करना पड़ता है। तो पहले ऑफलाइन का कल्चर था जब ऑनलाइन नहीं आया था, लेकिन ऑनलाइन जब अब आ गया है तो आप ऐसा मतलब ये गलत है कि आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप देखिए इसको, मतलब पहले ट्राई कीजिए, इससे देखिए कि रिजल्ट आ रहा है या नहीं। और आप देखेंगे कि हाँ, इससे भी सिलेक्ट उतना ही हो रहा है जैसा ऑफलाइन में हो रहा है। तो इसका भी बहुत फायदा है। और ऑनलाइन से आप मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं पूरा। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है जब भी आप ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हो, तो ऑनलाइन नोटिफिकेशन वगैरह आता है, तो इसमें आपका फोकस नहीं हटना चाहिए। यस, हाँ, ये भी बात है कि हर स्टूडेंट सेम नहीं होता है। और ऑनलाइन एजुकेशन मतलब आप ब्लाइंडली मत आइएगा। पहले एक बात याद रखिए कि आप अगर ऑफलाइन नहीं जा रहे हैं तो ऑफलाइन जैसा माहौल आपको घर में क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मतलब एक स्पेस जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। घर पे भी आप मतलब हेल्प ले सकते हैं पेरेंट्स से। आप उनको बोल सकते हैं कि मैं अभी मतलब एक मिशन पे हूँ, पढ़ाई में हूँ, तो मैं ऑफलाइन नहीं गया, लेकिन आप मुझे ऑफलाइन जैसा एनवायरनमेंट दीजिए। आप कुछ नहीं, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और पेरेंट्स को ऐसे सोचना भी हाँ, चाहिए। पेरेंट्स का भी उतना ही रोल है जितना ऑनलाइन बच्चा में। का है। और मतलब जितना बच्चा का है, पेरेंट्स भी इतना बड़ा रोल होता है। जब भी फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ऑफलाइन जाता है, यहाँ पे सारे टीचर है इसको गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, और इसको खाना वगैरह सब कुछ मिल जाता है। हाँ। और एनवायरनमेंट ऑटोमेटिक मतलब होता है, मतलब सारे बच्चे पढ़ाई करने, आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, पढ़ाई करना है तो ये पढ़ाई करूंगा तो अच्छे से क्यों नहीं करूंगा। लेकिन जब भी कोई बच्चा घर में रहता है, यहाँ पे किसी को नहीं दिखता है, तो एक खुद होता है और एक कमरा होता है और कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कभी कभी लगता है थोड़ा चलते घूम के आता हूँ, थोड़ा लगता है अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी ऐसे भी लगता है क्या मेरा जो लेवल है क्या ये सही है इस तक पहुंचने के लिए, ऐसा मन में क्वेश्चन आता है कि नहीं? यस, जैसे आप मान लीजिए 1-2 साल बहुत लंबा टाइम होता है, और एक कमरे में आप बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जाहिर है, क्योंकि हमारी आदत होती है 10th तक कि हम बहुत मतलब खेलने कूदने का, वो सब बंद हो जाता है 11th में। तो इसमें कुछ मतलब एक रोल होता है पेरेंट्स का, बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। आप पेरेंट्स को आपको समझना होगा कि आपका बेटा अगर एक कमरे में बंद होकर पढ़ाई कर रहा है, तो आपका ही मतलब रोल बनता है उसको मेंटली सपोर्ट करने के लिए। उससे बात कीजिए, उसके साथ डिस्कस कीजिए कि आपका मतलब उसका क्या क्या चल रहा है जिंदगी में, क्या क्या मतलब हर्डल्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है। अगर आप कुछ नहीं बात भी कर लेंगे ना, तो उसका मतलब माइंड फ्रेश हो जाएगा और वो फिर रिफ्रेश होके मतलब बैक टू ट्रैक हो जाएगा। जैसे तुम्हारा माँ बाप कर रहे थे। हाँ, जो मेरे पेरेंट्स कर रहे थे, मम्मी पापा दोनों, मतलब मेरे साथ ना हर रोज खाना खाने के टाइम पे, ब्रेक के टाइम पे साथ में खाते हो क्या? हाँ, साथ में खाते थे। तो अच्छा है, वो फैमिली का एक्चुअली माहौल ऐसे होना चाहिए, साथ में खाना चाहिए। जो फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में छोटे भाई भी होगा, जो कभी वो डिस्टर्ब करते हैं क्या पढ़ने के टाइम? नहीं, मतलब जब मैं पढ़ता था तब तो जैसे मैं बोला कि पेरेंट्स ही मतलब उसको बोल के रखे थे कि इसको नहीं डिस्टर्ब नहीं करना है, ये पढ़ाई कर रहा है। और वो भी देखता था कि मैं इतने घंटे बैठा रहता था, तो उसको भी बुरा लगता था मतलब ऐसा करने के मेरे पास, तो मेरे पास मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता था। और ये पेरेंट्स मतलब उसको बता कर रखते थे ये सब नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका खाना तो घर में है, माँ के पास है, और क्या चाहिए। लेकिन जब भी कोई बच्चा बाहर रहता है, ये वही खाना से बहुत परेशान होता है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस लगता है जो बच्चे बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि सारे फैमिली व पेरेंट्स वो एनवायरनमेंट देने के लिए सोचते हैं लेकिन नहीं दे पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पेरेंट्स फॉर एग्जाम्पल घर में कोई कल है, कोई चला रहा है, तो एनवायरनमेंट ऐसे नहीं है, तो बच्चे को ढूंढना पड़ता है कहाँ पे मैं बनाऊंगा वो एनवायरनमेंट। तो क्या आप ऐसे बोल सकते हैं जो एनवायरनमेंट है पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए, क्या मतलब एक्सपेंसिव होता है क्या? बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होता है। अगर आपके घर में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, तो आपका जो मतलब ईयरफोन होता है या फिर ब्लूटूथ जो होता है, वो लगा के आप पढ़ सकते हैं। हाँ। और या फिर अगर थोड़ा सा डिस्टरबेंस है तो आप जगह चेंज कर लीजिए, और नए जगह में पढ़ने में आपको मतलब थोड़ा सा माइंड भी रिफ्रेश होगा, अलग लगेगा थोड़ा सा, और आपका मतलब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम जो होते हैं इजीली टैकल कर सकते हैं। और अगर आपका मतलब मोटिव स्ट्रांग है कि एग्जाम स्ट्रांग करें, तो ये आप खुद ही आप सॉल्व कर लेंगे ये सब।
और अगर नहीं आपका मतलब फोर्सफुली आप ये सब कर रहे तो आपको छोटा सा प्रॉब्लम बहुत पहाड़ जैसा लगेगा और आप कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन करेंगे। एक्चुअली जो सबसे बड़ा फाइटर है वो कंप्लेन नहीं करता है, वो लड़ता है और इसको हल करता है। तो आप बच्चे को क्या बोलोगे जो अभी 9th 10th में है और 11th 12th में है, वो सारे बच्चे के लिए आप जो मतलब जर्नी है, आप तो सारे जर्नी आप बोल चुके हो, जब भी आप अभी चलो हम बोलते हैं जब भी एग्जाम मतलब 2025 में महीने में एग्जाम होगा, ये जो 5 महीने था मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, इसको आप कैसे यूज कर रहे थे? जैसे ट्वेल्थ में जनवरी फरवरी सब तो मतलब जो बोला कि अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो गया था, उस टाइम तक मैं जैसे 2025 के लिए अच्छा जो 25 के लिए मतलब ड्रफर के जो थे इस टाइम। हाँ, तब मैं जनवरी तक सिलेबस खत्म कर लेता, मतलब फिर रिवीजन जो है, और मैं जितना डीप हो सके उतना कंप्लीट कर लेता सिलेबस की। अगर मतलब एग्जाम भले ही इजी आए लेकिन मैं पूरा मतलब कवर करके चलूंगा, जैसे भी एग्जाम है मैं टैकल कर सकता हूँ। उससे मोटिव से मैं पढ़ा था और जनवरी से मैंने फुल सिलेबस टेस्ट शुरू कर दिया था, टेस्ट देता मॉक था। टेस्ट कब मॉक टेस्ट कब हुआ, मतलब टोटल जो 720 का जो मॉक टेस्ट है? हाँ, ये तो फुल सिलेबस जो है 720 मार्क्स का, वो मतलब मैंने खुद से शुरू किया था जनवरी से। वो बैच में तो शुरू हुआ था मार्च से शुरू हुआ था, लेकिन मैंने जनवरी से शुरू कर दिया था। पिछले साल के जो मॉक टेस्ट या फिर मेरे पास जो थे पीडीएफ से, वो सब प्रिंट आउट करके मैं खुद से घर में देता था टेस्ट के बाद जो भी रॉन्ग होते थे, मैं गलतियां देखता था, जिस टॉपिक से ज़्यादा गलतियां होते थे वो फिर से मैं गो थ्रू करके और जो मिस्टेक्स थे वो नोट डाउन कर लेता था। मतलब मैं जो क्वेश्चन गलती होते थे मैं फोटो करके एक फोल्डर में रख देता था, ताकि जब लास्ट में आए मैं वो सिर्फ क्वेश्चन रिवाइज करके जाऊँ एग्जाम में। तो ये कर रहा था। फिर मिस्टेक नोटबुक में जितने भी टॉपिक्स मेरे जो मैं भूल रहा हूँ बार बार, जैसे होता है बायोलॉजी में कुछ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो रट्टा मारने वाला कुछ चीज़ होता है, वो तो है, तो उसको मैं लिख देता था। जब आप लिखते हैं ना कॉपी में, तो आपके माइंड में भी टास्क होता है और करना है। हाँ, हाथ में जब चलता है तो वो माइंड में प्रिंट रहता है, मतलब आप इजीली याद रह जाता है, आपको नहीं भूलते। मैं एक मिस्टेक कॉपी मेंटेन करता था। फिर ये सब प्रोसेस के बाद फिर मॉक टेस्ट के बाद फिर एनालिसिस, फिर मॉक टेस्ट। मतलब आप क्या गलती कर रहे हैं इसको देखो और सुधारो, तभी जाके आप आज से कल बेहतर बन पाओगे। तो फाइनली हम पहुंच गए 2025 एग्जाम। वो कैसा प्रेशर था जब ये एग्जाम देने के लिए? एग्जाम के मतलब 2024 में उतना डर नहीं था, क्योंकि ड्रॉपर था मैं 2025, मतलब एक साल मैं घर में बैठ चुका था। और मैं कहीं ना कहीं तो जितना भी आप अच्छा पढ़ाई करो, लेकिन सुनने को तो मिलता है रिलेटिव से या फिर लोगों से कि घर में पढ़ रहा है, क्या पता नहीं क्या कर रहा है, पढ़ाई कर भी रहा है या नहीं, पता नहीं होगा फिर नहीं, ऐसा बोलते रहते हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर होता है दिमाग में। लेकिन जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में एंटर किया, तब मैं अपने आप को बोल रहा था कि तू मतलब मैं सबसे बेस्ट हूँ और मैं जितना भी पढ़ाऊँ सफिशिएंट पढ़ाऊँ, ऑनेस्टली पढ़ाऊँ, तो कहीं नहीं है। आज एग्जामिनेशन हॉल में जो भी क्वेश्चन आएगा मुझे सब देखा लगेगा। मैं सब उसी माइंडसेट में गया था। और जब ऐसा आप करते हो तो आपका मतलब एक अंदर से आता कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो कॉन्फिडेंस ना आपको बहुत जरूरी होता है। अगर आप पूरा भी अच्छे से पढ़े हो लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका एग्जाम खराब जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा अच्छा नहीं भी पढ़े हो लेकिन कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, एग्जाम अच्छा जाएगा, श्योर ही श्योर है। तो जब एग्जामिनेशन हॉल में मैं एंटर किया, मतलब मेरे सारे बच्चे बैठे थे साइड में, मैं देखा कि सब मेरे तरह बच्चे हैं, बैठे हैं, सब पढ़ के आए हैं, ये सब मेरे कंपटीशन है। तो मैं फिर ब्लैंक कुछ भी नहीं सोचा। उसके बाद मतलब जो एग्जाम से क्वेश्चन आएगा फिर मैं क्वेश्चन ही देखूंगा, क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं सोचूंगा, ये सब माइंड में रखा हूँ। फिर क्वेश्चन आता है, हार्ट बीट थोड़ा तेज होता है, वो नेचुरली एड्रेनालिन रश हुआ। फिर जब मैं क्वेश्चन देखा तो थोड़ा सा पहले तो उतना नहीं लगा, पेपर इस साल टफ था बहुत ज़्यादा, लेकिन पहले तो नहीं लगा। धीरे धीरे मैं अटेम्प्ट करते जा रहा हूँ लेकिन ये नहीं आ रहा, फिर मैं स्किप कर रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ ये नहीं आ रहा। तो मुझे लगा कि क्या मेरा ये प्रिपरेशन इतना मतलब वीक था क्या? मतलब सबका ऐसा है। हाँ, सबका ऐसा था, लेकिन उस समय नहीं पता चलता कि उस समय एग्जाम तो तुम दे रहे हो ना, तुम्हारे हाँ, साथ और कोई नहीं है। हाँ, उस समय लगता कि मेरा खुद ही का ऐसा हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा और धीरे धीरे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बन रहे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं बने तो कोई बात नहीं, जितना पढ़ा हूँ फुल मैं अपना 100% दे देता हूँ एग्जाम में। 3 घंटा मेरा मतलब फुल यूटिलाइज करूंगा
और फिर मैं एक भी सेकंड थॉट नहीं लाया, जो क्वेश्चन आया था वो कर रहा था। फिर इसमें टफ पेपर की वजह से मतलब एक जो स्ट्रेटेजी था एग्जाम अटेम्प्ट करने का, स्ट्रैटेजी होता है। हाँ, तो वो मेरे अंदर था, क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट पहले से दिए थे। दिया। जो पहले का मेहनत था वो उसमें काम कर गया। एक्सपीरियंस काम करता है ना, हाँ। जब भी मैदान बड़ा होता है यहाँ पे एक्सपीरियंस ही काम पे आता है। तो मोटिवेशन तो सबके अंदर होता है Yes, और नॉलेज भी सबके अंदर होता है, लेकिन एक्सपीरियंस जो हुआ था ना, जो पिछला साल और बहुत सारे मॉक टेस्ट देने के बाद जो एक्सपीरियंस होता है वो एग्जाम के टाइम काम आता है। तो क्या टिप्स देंगे, कैसे मतलब एग्जाम को टैकल करना चाहिए? तो क्या tips था? एग्जाम के टाइम में जैसे मैंने बोला कि हमारा एग्जाम होता है 2 बजे से होता है, लेकिन एंट्री करवा देते हैं वो, मतलब 1 बजे से पहले एंट्री हो जाता है। आप एग्जामिनेशन हॉल में 1 घंटा तो बैठते हैं। तो उस समय आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आपको ये बिल्कुल ये तो अवॉइड कीजिए कि जो कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, मैंने वो मॉक टेस्ट मिस कर दिया था, वो लेक्चर मेरा बैकलॉग में था। ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मतलब ब्लैंक रहिए, पूरा जो भी आपने किया है वो पूरा सफिशिएंट किया है और एग्जाम अच्छा जाएगा, ऐसे पॉजिटिव थॉट्स लाइए। और जब एग्जाम मतलब क्वेश्चन आएगा, फिर क्वेश्चन पढ़िए, आंसर मतलब करिए। कुछ मतलब ये जब जिस क्वेश्चन में है तो आपको उसके अगले का क्वेश्चन या फिर उसके पिछले का क्वेश्चन दिमाग नहीं आना चाहिए। जो क्वेश्चन अब अभी चल रहा है बस उसी का सोचिए, और फिर एग्जाम खत्म करने के बाद जो भी आप नेचुरल मतलब जो भी है फिर आप कर सकते हैं। तो एग्जाम इस साल तो टॉप था। जब एग्जाम खत्म हुआ, एग्जाम बाहर आने के बाद आपका माइंड में क्या चल रहा है? क्या मेरा जो सोचा था वो नहीं मिलेगा? जैसे पापा के साथ तो बात होगा ना, पापा तो बाहर होंगे, तभी तो एग्जाम देने देखिए बाहर आएगा, पापा तो होंगे बाहर, तो पापा के साथ क्या डिस्कशन किया था? मेरे अंदर जो सेंटर था स्कूल में, मैं एग्जामिनेशन मतलब पेपर दे दिया, और मैं सोचा कि छोड़ो जो भी हो रहा हो, और मैं हॉल से सबसे पहले निकला था कि मतलब ये सब छोड़ो, ये सब मैं देखना भी नहीं चाहता था हॉल को, फिर मुड़ के भी नहीं देखा, किसी स्टूडेंट को भी नहीं देखा। हॉल से निकला, सब पेरेंट्स मतलब गेट में खड़े हुए हैं, पापा मतलब हाथ मतलब दिखाए कि इधर आ इधर आ, मतलब इतने सारे होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, ये सीन है। तो फिर पापा के पास में गया और पापा पूछे कि एग्जाम कैसा गया। मैंने बोला कि इतना अच्छा तो नहीं गया है, पता नहीं, मुझे लग रहा है इस साल सिलेक्ट नहीं होऊंगा। मैंने बोल दिया क्योंकि पिछले साल का कट ऑफ देख के मुझे लगा कि नहीं होगा इस साल। फिर पापा को लेकिन पता नहीं कैसे उनको मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंस था, लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने पेपर मुझे बोला कि पेपर देख, फिर उन्होंने देखा फिजिक्स का पेपर इतना लेंदी था, ना टफ था। उन्होंने मतलब उनको आइडिया था, मतलब वो भी टीचर हैं, तो उनका तो आइडिया था कि पेपर तो मतलब डुएबल नहीं है, सभी को टफ लगा होगा। मतलब प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन देखे फिजिक्स, इस साल फिजिक्स थोड़ा ऐसे लेंदी वाला आया है। हाँ, इस साल मतलब जो नीट में क्या होता है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलता, और उसमें 3-3 पेज का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो वो टफ ही माना जाएगा। हाँ, वो चाहे जितना इजी हो, लेकिन वो कैलकुलेटिवली लेंदी है। तो ये नीट की हिस्ट्री में इतना लेंदी नहीं आया था मतलब कभी भी। तो इस साल आया, और फिर पापा को मतलब लगा कि नहीं सभी के साथ ऐसा हुआ होगा, तो मतलब कॉन्फिडेंट रहे। फिर धीरे धीरे मैं गया, फिर दोस्तों का कॉल आया, सब बोल रहे हैं कि मैंने तो 30 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, फिर 40 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा उनसे अच्छा गया है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल जो सफर था, 1 साल का सफर, कोई एक ऐसे दोस्त था क्या आपका वो जर्नी के साथ, वो भी वैसे जर्नी कर रहे हैं, वो समझ सकते हैं आपको क्योंकि वो ऐसे जर्नी में है। आप कुछ नहीं बोलने से आप दूसरों को समझ सकते हो। मतलब एक होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं भी इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो भी प्रिपेयर कर रहा है, हम तो ज्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे, हमको पता है वो टाइम वेस्ट होगा, हमारे मंजिल तक पहुंचने के लिए ज्यादा हम बातचीत नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ समय हम बातचीत करने से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव मतलब स्टार्ट आता है, नहीं हम आगे फिर बढ़ेंगे, तू भी बढ़ो। हम दूसरों को ऐसे सपोर्ट करते जैसे माँ बाप सपोर्ट करते, ऐसे हम, तुम्हारा कोई दोस्त था जो तुमको ऐसे सपोर्ट कर दिया था? यस, फ्रेंड्स जो है ना, पहले ही बोल रखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जर्नी में, क्योंकि आप सुबह से शाम एक ही रूम में बैठे हैं, सनलाइट भी आपको नहीं मिल रहा है, इट्स नो जोक, मतलब ये मजाक की बात नहीं, मेंटली बहुत इफेक्ट पड़ता है। तब उस समय में फ्रेंड्स बहुत काम आते हैं। जैसे अगर एक एस्पायरेंट है ना, तो एक ऐसा बंदा उसको समझ सकता है जिसके साथ भी सेम चीज हो रहा है। तो मेरे साथ भी थे, मेरे क्लासमेट थे, जैसे समर पॉन्ड श्रेयाश्री थे, वो भी मतलब नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनके साथ में मतलब कांटेक्ट में था। जब मैं पूछता था ये कैसा है, ये टॉपिक हार्ड लगता है, तो उनको भी लगता था। फिर मॉक टेस्ट में मार्क कभी गिर गए तो उनका भी कभी डाउन होता था।
फिर कोई से मतलब टॉपिक्स मतलब कोई कई टेस्ट में अच्छा होता था, फिर या फिर ऐसा डिस्कशन होता था कौन सा टीचर ऐसा ऐसा पढ़ाते थे, ऐसा ऐसे टीचर का अंदाजा कैसा है पढ़ाने का, ऐसा थोड़ा थोड़ा बात करते थे, माइंड फ्रेश होता था। और फिर से लेकिन ज्यादा टाइम एक्चुअली नहीं नहीं, करना चाहिए ज्यादा वो, टाइम नहीं, कभी भी नहीं। मतलब आपको ही पता है, जो जिसके साथ बात कर रहे हैं इसको ही पता है। हम्म, हम बात शेयर करके थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, हम्म। फिर लग जाएंगे हमारा मंजिल तक यस, जो जाना सभी का मोटिव एक ही रहना चाहिए कि एग्जाम, सभी चीज का घूम फिर के वही एग्जाम में आना है। चाहिए। हाँ। तो ये दोस्त भी थे क्या, मतलब आप तो कमरे के अंदर सब कुछ मॉक टेस्ट दे रहे थे, क्या कुछ एक्स्ट्रा कुछ मॉक टेस्ट वगैरह कुछ बाहर जाके देते थे? हाँ, जैसे मैं लास्ट ड्रॉप ईयर में पीडब्ल्यू से पढ़ा था, फिजिक्स वाला, तो उसमें ऑनलाइन में था मैं। तो वो ऑनलाइन के स्टूडेंट जो हैं उनमें से कुछ को सिलेक्ट किए थे, मतलब उनका 3-4 टेस्ट हुआ था पहले, उसमें थोड़ा सा करके रिफाइन किए, फिर सिलेक्ट किए, फिर लास्ट में इंटरव्यू करके कुछ 30 स्टूडेंट थे उनको सिलेक्ट किए थे तो उनको। आपका इंटरव्यू भी हुआ था? हाँ, तो उस टाइम पे ही तो बुलाए थे उनको, फिर दिल्ली बुलाए कितने थे। बच्चे को सिलेक्शन करते हैं, कितने बच्चे से? अराउंड 5 to 7 लाख स्टूडेंट थे, उन उन इस स्टूडेंट में से सिर्फ 30 को सिलेक्ट किए थे। सिर्फ 30? मतलब आप 7 पूरा लाख all से India में। ऑलरेडी 30 में आ गए थे, तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा Yes, इस बार मैं सिलेक्शन होके ही रहूंगा। yes. अच्छा, एक बड़ा चीज होता है, मतलब एक पॉजिटिव देता है, तो हाँ। वही सोच अभी एग्जाम हॉल में जाएगा, जब ये 7 लाख से 30 आया हूं तो 20 लाख से 1,000 की अच्छा रैंक क्यों नहीं ले पाऊंगा? हाँ, तो अच्छा, तो 30 को बुलाए थे दिल्ली, नोएडा सेंटर में बुलाए थे। फिर वहाँ पे जो हमें ऑनलाइन टीचर पढ़ाते थे वही गाइड किए, और वहाँ पे भी दोस्त बने जो टॉपर ही थे सब वहाँ पे भी दोस्त बने थे। तो वहाँ से भी मॉक टेस्ट दिया था, ऑफलाइन मॉक टेस्ट लिए बुलाए थे, और कुछ डाउट छोटा मोटा क्लियर करते थे। और एक था ना कि कुछ टॉपर से मतलब साइड में वो रात भर पढ़ रहा है और आप नहीं पढ़ोगे, तो वो आपको भी अपने आप हो जाएगा कि आप मतलब पढ़ेंगे। मतलब वही तो एनवायरमेंट है हाँ, जो आप नहीं चाहते हो, आप ऑटोमेटिक चलोगे। हाँ, ऐसे आप घर में पढ़ रहे हो तो ऐसे दोस्त बनाइए ऑनलाइन, कि ऐसे कोई अगर पढ़ रहा है, आप उसको पता चलेगा उसके मॉक टेस्ट में अगर 720 से 680 आ रहे हैं और आपके 600 आ रहे हैं, तो आपको वही सेम फीलिंग आएगा कि नहीं, मुझे भी इसके बराबर करना है। हाँ, बराबर करना है। हाँ, ये कर सकता है, मेरा दोस्त है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ऐसा था। फिर मतलब पॉजिटिव लेना चाहिए। हाँ, पॉजिटिवली, मतलब वो कर सकता है, मैं भी करूंगा, मैं जैसा मतलब इसको फॉलो नहीं करूंगा, इसका जो मंजिल है वो जहां तक पहुंचा है मेरे को पहुंचना है, लेकिन मैं वो जो कर रहा है वो मैं नहीं करूंगा, कॉपी नहीं करूंगा, मैं मेरा तरीका से ही ट्राई करूंगा। हाँ, जैसे वो टाइम पास नहीं कर रहा है, तो अब अगर आप कर रहे हैं टाइम वेस्ट, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे आपने कुछ क्राइम कर रखा है, ऐसा लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब आप मतलब लाइन पे आ जाते हो, ट्रैक पे आ जाते हो। तो फिर दिल्ली नोएडा पे 1 महीने फिर मैं मॉक टेस्ट देके फिर आ गया था घर। कितना मॉक टेस्ट हो रहा था 1 महीने में? हर रोज एक तो हाँ, 30 मॉक टेस्ट 30 दिन में? हाँ, वो एक करवाते थे, हम कभी कभी खुद से भी एक जैसे मतलब मॉक टेस्ट के बाद। अच्छा, यहाँ पे मतलब हॉस्टल रहने के लिए सब कुछ व्यवस्था हुआ था? हाँ, उन्होंने वो रेंट लेके रखा था एक, मतलब बिल्डिंग, अच्छा, सब सुविधा, मतलब टॉप नॉच था। अच्छा, तो एक पॉजिटिव भी है, आप 7 लाख से 30 आ गए थे एग्जाम का 2 महीने से पहले। यस। तो सिलेक्शन कैसे हो रहा था, वो 30 बच्चों को कैसे सिलेक्शन कर रहे थे? 7 लाख से पहले जो पीडब्ल्यू में जैसे मॉक टेस्ट होता था ऑनलाइन, उनमें से देखे कि किसके मतलब कौन कौन जो रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हैं और अच्छे खासे स्कोर आ रहे हैं उनका, तो उनमें से सिलेक्ट करके उनका एक टेस्ट करवाया गया। फिर उस टेस्ट में जो भी टॉप हुए थे उनको फिर से एक टेस्ट करवाया गया था। फिर उनमें जो टॉप हुए थे फिर से उनका एक टेस्ट करवाया गया टॉप, उनमें जो टॉप हुए थे उनका करवाया गया इंटरव्यू, जिसमें बार रिफाइन करके हाँ, रिफाइन करके वो निकालते हैं। हाँ, जो फाइनल इंटरव्यू था उसमें एचओडी बैचे थे सब, और उन सब ने मतलब इंटरव्यू करके फिर 30 को सिलेक्ट करवाया। अच्छा, किया था। तो बहुत बड़ा अच्छा लगा, मतलब वो जो सफर है, हम भी बचपन में हम पढ़ाई कर रहे थे लेकिन हम इतना तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो सपना है, मैं नहीं कर पाया तो और कोई दूसरा तो कर सकता है, हम इसको मदद कर सकते हैं। तो छोटा सा मेहनत हमको भी करना चाहिए दूसरों को उठाने के लिए, जब भी आपके पास वो सामर्थ्य है। तो आप इससे आए हैं, मतलब जो सफर है, आप भी एक मतलब नॉर्मल स्टूडेंट से अभी एक स्पेशल स्टूडेंट बनने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप अलग हो गए अभी, फिर आगे भी फिर ऐसा माहौल आएगा, फिर आपको वही मेहनत याद आएगा जो मेहनत आप किए हैं, तो इसको फिर ज्यादा अच्छे करने के लिए फिर कोशिश आपका जारी रहेगा।
तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिल के। तो ये इस सारे स्टूडेंट के लिए भी एक मतलब जैसे बोलते हैं ना, अमृत का बानी ये जैसा काम करेगा। और जो बच्चा अभी सोच रहे वो कर सकता है, वो एक्चुअली कर सकता है। यस लेकिन वो पॉजिटिव थॉट ऑलवेज अंदर रहना चाहिए और मोटिवेशन रहना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। जितने हो सके वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। तो लास्ट क्या आप बोल सकते हैं बच्चे के लिए जो अभी घर के अंदर वो ड्रीम्स देख रहा है? अगर इस वीडियो के एंड तक आप पहुंच गए हैं तो एक तो आप बहुत सीरियस एस्पायरेंट हो गए, या फिर आप एक ऐसे पेरेंट हो गए जो मतलब अपने बच्चे के लिए सीरियस है। तो सीरियस एस्पायरेंट्स के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे देखो और स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई है उसे देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अभी पास्ट में जो भी हो गया है उसे भूल जाओ और फ्यूचर को सही करने में फोकस करो, और पास्ट से लेसन लो। और एंड में बस यही कहना चाहूंगा कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। सो थैंक यू सो मच। तो लास्ट में हमको वही मिला है जो लाइफ में आप कोशिश कर रहे हो, असफलता मिलता है, फेल्योर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, इसीलिए बोला जाता है। फेल्योर हमको सीखना चाहिए, क्या गलती है इसको सुधारना भी चाहिए। और सुधार के साथ जब भी आप हर दिन वही कोशिश जारी रखोगे तो आपका बेस्ट पर्सन आज से कल होगा। और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों सच में कभी हार नहीं होती। क्योंकि जो कोशिश करता है ये लाइफ में आइदर ये सक्सेस बनता है, नहीं तो वो सीखता है और आगे बढ़ता है। तो आज यहाँ से वो पॉडकास्ट सेशन को खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारा एक नया सेशन के साथ। धन्यवाद, नमस्ते।